Assalamu alaikum. It's me Aisha Siddiqui, student of MS Microbiology from Jinnah University for Women. Today my topic is COVID-19, a recent pandemic. Coronavirus that caused a recent pandemic or outbreak. What is coronavirus? Coronaviruses are first identified in the mid-1960s. They infect human and variety of animals. This pandemic is not a new case of viruses or new case of viral infection. जैसे कि आप देख सकते हैं कि इससे पहले भी इस सदी में पहले 2 आउटब्रेक्स हो चुके हैं, जैसे कि सार्स कोवी और मर्स कोवी। कोरोना वायरस सार्स कोवी 2 जिसको नाम दिया गया, ये इसी फैमिली से बिलोंग करता है जिससे पहले भी 2 पैंडेमिक्स हो चुके हैं, जैसे कि सार्स कोवी सीवियर एक्यूट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम चाइना में 2003 में, मर्स कोवी मिडिल ईस्ट रिस्पायरेटरी सिंड्रोम सऊदी अरबिया में 2012 में। टुगेदर दे हैव कॉज्ड मोर देन 1600 डेथ्स। तो ये इसका इंट्रोडक्शन था। अच्छा, सार्स कोवी 2 जो है ये सार्स कोवी से 82% मैच करता है। सार्स कोवी जिसने चाइना में 2002 और 2003 में एक अच्छा खासा आउटब्रेक किया, और ये वायरस जब आइडेंटिफाई किया गया और स्टडी किया गया तो इससे ये पता चला कि इसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज सार्स कोवी से मिलती हैं, लेकिन ये मोर कॉम्प्लेक्स है देन सार्स कोवी, बिकॉज इसके अंदर कुछ ऐसी प्रोटीन्स और ऐसे रेजिड्यूज पाए गए हैं जो कि इसके पैंडेमिक को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। टेक्सोनोमी की बात करें तो सार्स कोवी 2 जो है एक पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए वायरस है, और ये लार्जेस्ट आरएनए वायरस जीनोम है। इसकी जो शेप है, अपीयरेंस है, वो क्रोन लाइक है, और कोरोना एक लैटिन वर्ड है जिसकी वजह से इसे हमने कोरोना का नाम दिया है। सार्स कोवी 2 जो है वो आइडेंटिकल है। इसके अलावा इसकी ये जो सब फैमिली कोरोना विरिनी से बिलोंग करता है, जिसके 4 सब जीनस हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, और ये बीटा कोरोना वायरस फैमिली से बिलोंग करता है, जिसको हम सार्स कोवी 2 या कोविड-19 कह रहे हैं। इटियोलॉजी की बात की जाए तो सिंगल स्टैंडर्ड जीनोम तो है, राउंड है, एलिप्टिक फॉर्म है, ऑफन पोलियोमॉर्फिक होता है, यानी अपनी शेप को चेंज करता है, और इसका जो टारगेट साइड है ह्यूमन बॉडी के अंदर वो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स हैं, जो कि नॉर्मली वेजो डायलेशन और वेजो कॉन्ट्रैक्शन के लिए हेल्प करते हैं, ब्लड रेगुलेशंस को रेगुलेट करते हैं। रेगुलेट करने वाले प्रोटीन एंजियोटेंसिन को कन्वर्ट करते हैं एंजियोटेंसिन 2 और एंजियोटेंसिन 1 में, लेकिन यही एंजाइम्स जो हैं ये रिसेप्टर हैं सार्स कोवी 2 के, और इसके स्पाइक प्रोटीन जाके एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं, और इसके बाद ये एंडोजोमली इंटरनलाइज होता है सेल्स के अंदर, रिस्पायरेटरी सिस्टम के सेल्स के अंदर, अपर रिस्पायरेटरी सिस्टम। टाइमलाइन और एपिडेमियोलॉजी की बात की जाए तो जैसा कि सबको मालूम है कि 31 दिसंबर को इसका पहला केस चाइना में रिपोर्ट किया गया। 2019 31 दिसंबर, इसी बेस पे कोविड-19 हम इसको 2019 का पेंडेमिक कहेंगे, लेकिन इसको उस वक्त पेंडेमिक करार नहीं दिया गया क्योंकि ये इस वक्त लोकलाइज इन्फेक्शन था जो कि सिर्फ चाइना में देखा गया था। अगेन फिर 11 फरवरी तक इसको कंफर्म कर दिया गया कि ये एक वायरस से ये नमूनिया कॉज हो रहा है, और जिसको हमने कोरोना वायरस का नाम दिया क्योंकि इसकी पिछले आउटब्रेक से इसकी सिमिलैरिटी आने लगी। फिर उसके बाद 26 फरवरी 2020 को WHO के जो हेड हैं उन्होंने फाइनली इसको कोविड-19 का नाम दिया गया, और 28 फरवरी के बाद मार्च में इसे ओवरऑल वर्ल्ड वाइड पेंडेमिक करार दे दिया गया। उस वक्त तक डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और ये 114 कंट्रीज में मजीद फैल चुका था। स्ट्रक्चर कोविड-19 और सार्स कोवी 2 के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो नॉर्मल वायरसेस की तरह इसके अंदर भी एक न्यूक्लियर जीनोम है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पे बिलोंग करता है। 4 स्ट्रक्चरल मेन प्रोटीन्स हैं, इसके अलावा मोर देन 16 नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी हैं, जिसकी बात हम आगे पैथोफिजियोलॉजी में करेंगे। लेकिन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की अगर बात की जाए तो ये सबसे ऊपर इसकी स्पाइक प्रोटीन्स हैं जो सबसे मेन कॉज है इसके इन्फेक्शन कॉज करने का, और रिसेप्टर बाइंडिंग साइट्स जो है वो इसी प्रोटीन पे होती हैं, और इसी प्रोटीन की हेल्प से हम एंटीवायरल्स या वैक्सीन्स वगैरह बनाने के लिए ये हमें हेल्प कर सकती हैं। स्पाइक प्रोटीन्स जो हैं इसके अंदर 6 रेजिड्यूज हैं, जिसमें से 5 रेजिड्यूज जो हैं वो सार्स कोवी से डिफरेंट हैं, और ओनली 1 रेजिड्यू इज सिमिलर टू द सार्स कोवी। तो सार्स कोवी और सार्स कोवी 2 में ये एक मेन डिफरेंस है रिसेप्टर बाइंडिंग साइड में, और यही वजह है कि जो सार्स कोवी 2 है वो मोर कॉम्प्लेक्स है देन सार्स कोवी। इसके अलावा इसमें डिफरेंट 4 स्ट्रक्चर प्रोटीन में अदर न्यूक्लियर प्रोटीन्स हैं, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एनवेलप प्रोटीन है, लेकिन मेन प्रोटीन इसका स्पाइक प्रोटीन है।
पैथोफिजियोलॉजी ऑफ SARS-CoV-2 अगर बात की जाए, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इसका मेन रिसेप्टर है जहां से ये बाइंड करता है। अच्छा, अब इस एंजाइम की जो S प्रोटीन है इसके भी 2 डोमेन्स हैं और 2 डोमेन्स ऐसे हैं कि इसकी नेक्स्ट स्लाइड में ये यहाँ पे ये 2 डोमेन्स हैं इसके। पहला डोमेन जो है वो एक बाइंडिंग डोमेन है, दूसरा जो है वो फ्यूजन डोमेन है और इन्हीं दोनों डोमेन्स की हेल्प से पहले ये बाइंड करता है और फिर नीचे वाली जो पिक्चर है इसके अंदर क्लियर है कि ये इस तरीके से ट्रांस मेम्ब्रेन इंटरनलाइज करता है सेल में और फिर सेल टू सेल ट्रांसफर होता है। The spike receptor binding domain present only a 40% amino acid identity with other SARS-CoV। यहाँ पे भी सिर्फ 40% आइडेंटिटी मिली है और ये जो नॉन आइडेंटिकल पार्ट है यही इम्पॉर्टेंट है हमारी फर्दर कोविड-19 की स्टडी के लिए। इसके अलावा अगर पिछली स्लाइड को दोबारा रिपीट किया जाए तो यहाँ पे 3 ओपन रीडिंग फ्रेम्स मिलते हैं जिसमें ओपन रीडिंग फ्रेम 1A और 1B जो है ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बना रहे हैं यहाँ पे और इसके अलावा जो अदर ओपन रीडिंग फ्रेम्स हैं वो 4 स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाने में काम करते हैं। जो ओपन रीडिंग फ्रेम्स नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स और पॉलीप्रोटीन्स बना रहे हैं ये इन प्रोटीन्स का भी खासा इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है इसकी क्लिनिकल पिक्चर में या इसकी पैथोलॉजी में। तो ओपन रीडिंग फ्रेम 3 जो है इसको भी फर्दर स्टडी किया जा सकता है कोविड-19 को स्टडी करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात की जाए इम्यूनोलॉजी की, कि अगर एक सक्सेसफुल इन्फेक्शन जो है यहाँ पे हो चुका है, रिसेप्टर बाइंडिंग हो गई है, अब जब वायरस बॉडी में एंटर हो गया है और एक नंबर ऑफ कॉपीज बन चुकी हैं तो जैसे कि हर डिजीज में एक इम्यून रिएक्शन आता है तो यहाँ पे भी एक नेचुरल इम्यून रिएक्शन आता है और वो नेचुरल इम्यून रिएक्शन किस तरीके से आता है कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो प्रोड्यूस करता है एक्सेसिव इम्यून रिएक्शन इन द होस्ट। यहाँ पे हम इंटरल्यूकिन 6 की बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन देखते हैं अर्ली स्टेज पे, प्रो इन्फ्लामेटरी और एंटी इन्फ्लामेटरी स्टेज दोनों पे, और इससे ये होता है कि लार्ज नंबर ऑफ सेल्स और टिश्यूज को एक्टिवेट करता है, बी लिम्फोसाइट्स बनते हैं। यहाँ पे भी नॉर्मल इन्फेक्शन की तरह एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि ब्लड में मौजूद होती हैं और ये इम्यूनिटी और फिर वायरस का आपस में एक रिएक्शन होता है, काउंटर अटैक होता है कि अगर इम्यूनिटी बूस्ट करती है तो यहाँ पे ये ओवरकम भी कर सकती है। जिस तरीके से बहुत से केसेस में देखा गया है कि इसका कन्वेलेसेंट पीरियड खुद ब खुद आ रहा है। और ट्रांसमिशन, अगर अब किसी को इन्फेक्शन है तो ट्रांसमिशन की बात करें, यहाँ पे ट्रांसमिशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे प्री सिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन हो रही है। मतलब अगर आपके अंदर इन्फेक्शन हो गया है तो अब सिम्टम्स तो आने में 2 to 14 डेज लग रहे हैं क्योंकि इसका इतना इंक्यूबेशन पीरियड है, लेकिन सिम्टम्स जो आने से पहले यहाँ पे ट्रांसमिशन हो रही है और इसका ट्रांसमिशन फैक्टर जो है R0 ये 2.2 है। मतलब एक इन्फेक्टेड पेशेंट जो है वो 2.5 लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इन्फ्लुएंजा, सार्स और मीजल्स का इससे ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट था। क्लिनिकल पिक्चर की बात की जाए तो माइल्ड डिजीज भी हो सकती है, सीवियर भी हो सकती है। बेसिकली इसमें नमूनिया होता है और अगर सीवियर और क्रिटिकल केसेस में शॉक हो सकता है, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है, अनकॉम्प्लिकेटेड माइल्ड इलनेस जो है वो नॉर्मल होती है, बेसिकली इम्यूनिटी से मतलब कैंसिल हो जाती है। और अगर बेसिक सिम्टम्स की बात की जाए तो फीवर, हेडेक और ड्राई कफ इसके जो है वो बेसिक सिम्टम्स हैं आफ्टर 2 to 14 डेज ऑफ इंक्यूबेशन पीरियड व्हेन अ पर्सन गेट कोविड और SARS-CoV-2। इनिशियल एग्जामिनेशन, अगर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन की बात की जाए तो किसी भी केस में इनिशियल एग्जामिनेशन ब्लड काउंट से हम पता कर सकते हैं क्योंकि प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में आपका स्प्यूटम प्रोड्यूस नहीं हो रहा, हम पता नहीं लगा सकते कि आप इन्फेक्टेड हैं या नहीं हैं। और तो शुरू में प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में ज़्यादातर ब्लड काउंट किया जाता है, लिम्फोपीनिया ऑब्जर्व किया जाता है जिस तरह नॉर्मल डिजीज में होता है। लेकिन अगर स्पेसिफिकली कोरोना के पेशेंट का आप स्पेसिमेन कलेक्शन करेंगे तो 4 तरीके से आप इसका स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। नेजोफेरेंजियल नॉर्मल पेशेंट्स के लिए यहाँ पे पिक्चर जिस तरीके से शो हुई है। इसके अलावा अगर ब्रोंकस से आपको स्पायरेट करेक्ट करना है तो आप ब्रोंकोस्कोप यूज़ करेंगे। इसके अलावा अगर तो मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट है, सीवियर और क्रिटिकल स्टेज है तो ओरोफेरेंजियल स्वाब लिया जा सकता है और इसके अलावा स्कोपी की जाती है, ब्रोंकोस्कोपी की जाती है और मैकेनिकली वेंटिलेटेड पेशेंट्स के लिए। और जितने भी स्पेसिमेंस हैं इनको 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखा जाता है बिफोर एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं, नॉर्मली अभी जो प्रोसीजर यूज हो रहा है वो RT-PCR हो रहा है, जो चाइना से हमारे पास किट्स आई हैं, वहाँ पे जो एक डिटेक्शन हो गई है जेनेटिक सेगमेंट की, उससे ही हम RT-PCR करते हैं और अपने सैंपल में से हम पहले जेनेटिक मटेरियल को एक्सट्रैक्ट करवाते हैं और फिर उसके बाद उसको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन करवाते हैं। सिंपल जो है इसमें RT-PCR का मेथड इन्वॉल्व हो रहा है और उसके जरिए डिटेक्शन हो रही है। ट्रीटमेंट की बात की जाए तो अभी तक कोई ट्रीटमेंट जो है वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है कि कोविड-19 की कोई ट्रीटमेंट आई है। हम सिर्फ एडिशनल थेरेपी दे रहे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी दे देते हैं, नेबुलाइज कर देते हैं, फीवर है तो उसको ओवरकम कर लेते हैं। इसके अलावा आइसोलेशन करते हैं और बेसिकली इसका कन्वेलेसेंट पीरियड खुद ब खुद आ जाता है। और जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं उनके लिए थोड़ा ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है उससे फाइट करना, मगर अभी तक कोई ना वैक्सीन और कोई भी ड्रग ऐसी डॉक्यूमेंटेड प्रूफ नहीं हुई है। ट्रीटमेंट में अगर कोई चीज़ अभी तक जिसको वो किया गया है तो वो एंटीबॉडी कन्वेलेसेंट प्लाज्मा बेस्ड थेरेप्यूटिक अप्रोच है, जिसके अंदर हम एक क्योर पेशेंट का ब्लड लेकर उससे प्लाज्मा लेते हैं और प्लाज्मा कंटेन एंटीबॉडीज, जो इम्यून मैकेनिज्म उसका हो चुका होता है उसकी नेचुरल एंटीबॉडीज हेल्पफुल होती हैं फॉर अदर पेशेंट और वो इंजेक्ट कर दी जाती हैं। प्रिकॉशंस हर जगह चल रही हैं, प्रिकॉशंस वही हैं कि आइसोलेशन रखनी है, क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड करना है, हैंड वॉश करना है, अवॉइड करना है एनिमल्स से। इसके अलावा जो लोग प्री सिम्टोमेटिक स्टेज में है वो भी कैरी कर सकते हैं, तो आपको अपना कवर करना है, कफ स्नीज स्ट्रेंथ करना है, अपने इम्यून मैकेनिज्म को, इम्यून सिस्टम को, पब्लिक गैदरिंग को अवॉइड करना है। सो गेट द फैक्ट, प्रोटेक्ट ईच अदर, बी काइंड, स्टे अवे फ्रॉम फेक न्यूज़। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।